Hello, everybody. Today, the discussion or the lecture will be on the topic agriculture. Uh, this agriculture topic will be covered either as an optional subject in case of UPSC or civil service examination or state PCS examination, PSC examinations, and it will also come as an specialized subject examinations either studied in universities, colleges, and in the different curriculum, either in the research centers of agriculture, either the practicing agriculture. So like this way, this subject is of great opinion and this topic is of what prime concern. और आज जो पढ़ रहे हैं, डिस्कशन करेंगे और जानकारी करेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। क्या होती है कृषि, क्या एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर एक वैकल्पिक विषय के जैसा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो एसपीएससी में हो, और वनडे एग्जाम में भी कहीं पे आता है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो, चाहे पाठ्यक्रम संबंधी कॉलेज से हो, महाविद्यालय संबंधी विषय होंगे, या फिर विश्वविद्यालय संबंधी या विद्यालय संबंधी या स्कूल रिलेटेड होंगे। और वैसे भी जनरल पॉइंट ऑफ डिस्कशन में जब कभी भी ऐसी स्पेशलाइज्ड स्टडी फोकस आता है, कोई रिसर्च का काम आता है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आता है, तो ऐसे एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो ये चीजें बड़ी जानने की हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब इफ यू विल कंसाइज अप टू यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, तो इसमें दो तरीके के पेपर हैं, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। डेफिनेटली दो ही पेपर होते हैं जनरली, पेपर नंबर 1 और प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय इन केस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जामिनेशन में अगर इसे वैकल्पिक विषय के रूप में अगर इसे पढ़ेंगे तो प्रश्न पत्र 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, इसमें लेटर सपोज आ जाएगा, जैसे इसमें आ जाएगा जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें आएगा जनरल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है क्या? देखिए, जैसे कृषि करते हैं, कृषि तो भाई खेतों में ही करते हैं, खेतों में खेती बोते हैं तो वैसी फसल के लिए बीज होना चाहिए, वीड होना चाहिए, सीड होना चाहिए, और वीड मैनेजमेंट आना चाहिए, जो खरपतवार है उसे नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, गोबर चाहिए, या कुछ भी ऐसा मेन्योर चाहिए, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो फिर और भी चीजें हों, क्योंकि आजकल बायो फर्टिलाइजर या बायोमास या मेन्योर, ऐसे जो बायो मेन्योर है, एक ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जनरल एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें। और जब कृषि होती है तो कृषि से आधारित बहुत सारे विषय भी होते हैं, अलाइड सेक्टर्स होते हैं। अब कृषि से आधारित पशुपालन है, जिसे एनिमल हस्बेंड्री भी कह रहे हैं, लाइव स्टॉक है। और फिर इस तरीके से जो वेटरनरी साइंसेस का सारा जो भी काम है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन है, और मत्स्य पालन यानी मछली पालन है, फिश क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह, ये सब चीजें है। तो जनरल एग्रीकल्चर है और एग्रोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो इससे किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है, वो जुड़ा हुआ है किससे? एग्रीकल्चर के सिस्टम से। Now the second which we are going to discuss is all about ecology and its relevance. अब इकोलॉजी में what are natural resources, क्या है प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन है, पहाड़ है, पर्वत है, मट्टी है, जल जंगल जमीन है, इसके साथ साथ हवा है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, देयर आर मेनी मोर थिंग, मेन्योर है, और इस तरीके से सॉइल है, इस तरीके से क्या क्या चीजें, वाटर है, और जितने भी तत्व हैं, ऑल तत्वास व्हिच आर रिलेटेड टू एज एंड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या? और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वुड है, नेचुरल जंगल है, और उसमें पेड़ है, ये सारे के सारे दे आर लिमिटेड इन रिसोर्सेज। अब अगर सीमित है तो क्या? सीमित है तो इसके लिए इट नीड्स टू बी मैनेज सस्टेनेबली। तो इसके लिए समग्र तरीके से इनका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। अगर समग्र तरीके से प्रबंधन करेंगे तो क्या होगा कि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उसके वर्तमान का विकास जो है भविष्य की परिस्थिति को ध्यान में रखकर जब डेवलपमेंट किया जाता है, तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है, इस तरीके का जो विकास होता है, उसे संधारणीय विकास कहते हैं, यानी समग्र विकास है, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास,
अंतःस्थायी विकास कहते हैं। तो इस तरीके से दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। एंड द मैनेजमेंट या फिर ऐसा प्रबंधन जो सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, दैट इज सपोज टू बी व्हाट सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो ये सब पार्ट है इकोलॉजी और उसके रिलेटेड जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनका। और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज है, आजकल इतना जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होने के कारण है हर एक साइकिल में चेंज होना। जैसे पेड़ अगर कट गए तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एवापोरेशन भी होगा, चीजें भी होंगी। फिर वो साइकिल, वाटर साइकिल चेंज, नाइट्रोजन साइकिल चेंज, कार्बन साइकिल चेंज, ये सारी की सारी साइकिल में जब परिवर्तन आ जाएगा तो डेफिनेटली जलवायु परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ऐसा तो होगा ही, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर सॉइल में कंटामिनेशन हो गया, अगर सॉइल में इंडस्ट्रियल डिस्पोज ज्यादा आ गया, औद्योगिक जो कूड़ा कचरा है अगर वो मिट्टी में ज्यादा घुस गया, तो मिट्टी में घुस गया, अगर जल में घुस गया तो जल में जलीय जीव प्रभावित है। फिर उनको जो खा रहे हैं उनमें फूड चेन में फिर हो सकता है कि कोई पॉइजनस या हो सकता है तो धीरे धीरे करके और टॉक्सिसिटी बढ़ जाए। तो इसे बोलते हैं एनर्जी फ्लो टॉक्सिसिटी, या फिर एनर्जी फ्लो जिस तरीके का होगा वैसा ही जाएगा, किसी भी प्रोपोर्शन में हो। तो इस तरीके से कैसे क्लाइमेट चेंज होगा, दिस इज आल्सो कम्स अंडर इकोलॉजी। एंड व्हाट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन वाला जो विषय है वो भी इसके अंदर पढ़ा जाता है इकोलॉजी में, कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन है, then what is water pollution and what is soil pollution, let us suppose, and what is what water air pollution, and this much what is noise pollution, और ये noise pollution एंड तो acoustic pollution जिसे कहते हैं, या डीबी pollution, ये क्या है, प्रदूषण। तो कहने का मतलब ऐसा प्रदूषण, अगर हवा खराब होगी, हवा में इंटॉक्सिकेंट्स ज्यादा होंगे, गैसियस सब्सटेंसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा गैस हो सकता है, कई बार जहरीली गैस भी हो, कई बार इस तरीके से इतना ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं कि जब बारिश आती है तो अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए डरमा में ऐसे टच करें तो वो निकलते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो इतना ज्यादा डस्टिंग भी कई बार हो जाती है, कई बार इतना गैसिसिटी हो जाती है, कई बार इस तरीके के पार्टिकल्स इतने फ्लोट करने लग जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके का एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, पानी में होने वाला पॉल्यूशन, सॉइल में होने वाला पॉल्यूशन और नॉइस में, दैट ऑल कम्स अंडर इकोलॉजी, और इसे पारिस्थितिकी में आता है। और क्रॉपिंग पैटर्न, now what are the different cropping patterns involved, let us suppose different cropping systems, और organic farming क्या होती है, and what is precious farming and precision farming, and what is organic farming। अब जैसे organic farming है, जैविक खेती करते हैं, सारा का सारा जैविक मैन्योर लेते हैं और सारे गोबर वगैरह इन सब से बना हुआ, काहू डंक वगैरह से बना हुआ जो, that is called what ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड डेफिनेटली प्रिसीजन फार्मिंग मतलब एक्यूरेट एकदम से फार्मिंग जो होती है, और रिसाइकल्ड फार्मिंग भी होती है, फार्मिंग विदाउट जीरो और विदाउट एनी व्हाट, ऐसा कुछ भी जो वेस्ट हो, विदाउट वेस्ट, ऐसी भी फार्मिंग होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं उसे। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, दैट ऑल कम्स अंडर दिस क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि क्रॉपिंग पैटर्न मतलब ये है कि जो क्रॉप लगाते हैं, जब हम खेती लगाते हैं तो खेती लगाने का जो पैटर्न है, वो जो तरीका वो कैसा होगा, वो मेड़ बना के होगा या मिक्स्ड क्रॉपिंग होगी। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉपिंग खेती हुई है और उसके बीच में एक और खेती डाल दी, एक और जो है बीज डाल दिया, तो 2 बीज 3 बीज एट अ टाइम हो गए। तो इस तरीके की फार्मिंग को मिक्स्ड क्रॉपिंग फार्मिंग कहते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती है, मतलब एक ही लैंड कई सारी चीजों के लिए होता है। मान लीजिए किसी लैंड में एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और नीचे से खेती भी लगी हुई है, तो दिस तरीके के मल्टी हाइब्रिड अप्रोच इसे कहते हैं। So this is called to be as comes under what cropping farming, crop farming and cropping pattern. This is the part of paper number 1 in case of what agriculture. अब उसके बाद soil science क्या होता है, मैं उसके बाद देखिए क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मिंग सिस्टम जैसे अभी हमने डिस्कस किया ही था, एंड वीड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, चाहे फसल रबी की हो, खरीफ की हो या जायद की फसल हो, किसी भी समय पर किसी भी सीजन में होने वाले, इन एनी ऑफ द सीजन व्हाटएवर द क्रॉपिंग प्रोडक्शन इज देयर, उत्पादन इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे पेट भरता है, उससे फीडिंग होती है, सबकी फीडिंग होती है, और एक स्टॉक के रूप में रखा जाता है ताकि फर्दर फीडिंग हो सके, होती लेकिन तब भी फीडिंग है, खाते हैं चीजों को। इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है,
क्रॉप जनरेट होगा तभी तो प्रोड्यूस, जब प्रोडक्शन होगा तभी तो कंज्यूम होगा। तो इसीलिए किस पे ध्यान देना पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ता है। और इसके लिए फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट और बूस्ट करना ही तो पड़ता है। और ऐसा तो तभी हो पाएगा जब वीड को मैनेज किया जाएगा। वीड होता है खरपतवार। अब जैसे घास पास हो जाती है या घास ऐसे घास फूस पैदा हो जाती है, किसके साथ, खेती के साथ। जो काम की खेती है, मान लीजिए गन्ने की खेती लगाई, मान लीजिए गेहूं की खेती लगाई, धान की खेती लगाई, पैडी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, की खेती लगाई। और उस तरीके से जब इस तरीके की खेती लगाई तो मान लीजिए अगर वहां पे खरपतवार यानी और भी इस तरीके के इस तरीके के जो है खेती में जो है अगर ऐसे घास वगैरह पैदा हो गई तो उसमें क्या करते हैं, उसको उखाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन को चूसते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, सक्शन करते हैं, खींचते हैं। अब खींच लेंगे तो जो काम की खेती है, जो काम का पौधा है, उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए वीड मैनेज करना ये बहुत जरूरी होता है। और जब इसको निकाल दिया जाता है तो फिर उसके बाद जो सूखे हो जाते हैं उनको कई बार जला देते हैं, उनको कहीं पर दफना करके फिर वर्म कंपोस्टिंग बनाते हैं, खाद बना देते हैं, या गोबर के बीच में दबा के कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, फिर वो सड़ जाता है, या कुछ इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। और सूखे जो है कई बार जला करके भी ऐसे बिखेर देते हैं। तो इस तरीके से, हालांकि पराली वगैरह जलाना इज वेरी बिग थिंग, वो बहुत बड़ी बात है, कई बार बैन भी होती है चीजें तो, क्योंकि गर्मी पैदा करती हैं और ये सब। हालांकि फिर भी जो छोटे छोटे जो ये सब होते हैं मेन्योर, उनको मेन्योर बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से डिस्पोज एक्सपोज करते ही हैं। और फिर इसके साथ साथ होता क्या है, कई बार उसको जो सूखे हुए वीड्स होते हैं उनको जुलके कहते हैं। Here in Uttarakhand it is they are supposed to be julke. So they are called what? Weed. So weed management. What is soil science? Soil science क्या होता है? Soil formation. अब भाई सॉइल बनती कैसे है, इसके साथ साथ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी क्या है। सॉइल साइंस के लिए ये जानना जरूरी है कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है। और सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि यस दिस इज हैविंग व्हाट, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर सॉइल प्रोडक्टिव होगी तभी जाकर के उसमें क्रॉप प्रोडक्शन बल्क में होगा, बम्पर प्रोडक्शन होगा। तो अगर ऐसा प्रोडक्शन होगा तो तब जाके फीडिंग ज्यादा होगी, एट अ लार्ज होगी, एट अ ग्लैंस, एट अ लार्ज पेस और ग्लैंस होगी। और इस तरीके से सॉइल कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अब सॉइल साइंस के अंदर सॉइल कंजर्वेशन भी आएगा। अगर कंजर्वेशन ही नहीं होगा तो सॉइल तो टूटने लगेगी, जो मृदा है मृदा का अपरदन ना हो जाए, मिट्टी टूटने लगे और मिट्टी अपनी जगह से खसकने लगेगी, तो फिर क्या होगा। खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो श्रेणी नुमा खेत होते हैं वहां पर अगर सॉइल गिरते चली जाएगी, नहीं होगा, या फिर कहीं और मैदानी क्षेत्र में किसी एक एरिया में स्लोपिंग पड़ जाएगी अगर सॉइल की, तो क्या होगा, फिर तो थमेगी नहीं खेती। तो इस तरीके से सॉइल का कंजर्वेशन करना भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। और एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी इज आल्सो देयर। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, और नाइट्रोजन वेक्टर और इस तरीके के जो बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बहुत जरूरी होता है। एंड कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग मतलब ये होता है कि किस तरीके से मेन्योर बनेगा, मतलब खाद बनेगी, सारी चीजों को, रेसिड्यूज एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा गड्ढा करके छोड़ दफना दिया जाएगा, रख दिया जाएगा कुछ समय के लिए, और वो जल्दी जल्दी खाद बन जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खा जाएंगे और खाद बना देंगे, खेतों में बिखर जाएगी और वो खाद के रूप में काम आएगी और प्लांट के ग्रोथ करने के लिए जल्दी जल्दी जो है एक कैटलिस्ट का उत्प्रेरक का कार्य करेगी। तो इस तरीके से नाउ इट इज आल्सो वर्किंग एज एन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में किस तरीके से मेंडेलिव्स का जो है प्रोडक्शन, मेंडेलियन जेनेटिक्स है। एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट दोनों मिला करके जो मिक्स होते हैं, जैसे मटेरियल में और मटेरियल्स में, मेटल्स में क्या होता है, एलॉयज होते हैं, वैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है प्लांट्स में, मतलब दो ब्रीड तीन ब्रीड को मिला देना, दो ब्रीड को मिला देना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, दैट कम्स अंडर दिस जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, नाउ सीड टेक्नोलॉजी में सीड प्रोडक्शन, सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड टेस्टिंग। अब अगर कोई भी चीज, लेट अस सपोज कोई पौधा है, वो पौधा तो तभी बढ़ेगा, पनपेगा और उगेगा जब सीड में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, जब सीड का सर्टिफिकेशन होगा और सीड का प्रमाणन हो जाएगा और प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ ये जो पौधा है, ये जो सीड यानी बीज है वो बिल्कुल पुष्ट है,
और एकदम बढ़िया जो है अंकुरित होकर के बर्डिंग मतलब भुट्टे फूट करके अच्छा पौधा निकालेगा। तो इस तरीके से सर्टिफिकेशन भी होगा, उसके लिए एजेंसीज होते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी, पब्लिक स्टेट के भी, प्राइवेट बॉडीज भी होती हैं। तो इस तरीके से और सीड टेस्टिंग होती है, और सीड टेस्टिंग मतलब ये है कि बीज की जो होती है वो टेस्टिंग होती है कि ये बीज जो है पौधा बनने लायक हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, फोटोसिंथेसिस है। अब एक चीज बात है, फोटोसिंथेसिस तो सभी को पता ही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और फिर उस तरीके से प्लांट बढ़ते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड वाटर रिलेशंस क्या होता है, जाइलम, फोलियम, खाना कौन ले जाता है, प्लांट कौन ले जाता है, पानी कौन ले जाता है। जिस तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट का जो फिजिक है, जो पौधा है उसका फिजिक जो है वो कैसे बढ़ेगा, कैसे ग्रोथ करेगा, कहां से पानी लेगा, कहां से खाद लेगा, इस तरीके की जो चीजें हैं वो इस तरीके से डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट प्लांट बायोकेमिस्ट्री। अब जैसे एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है, सो दे आर कॉल्ड प्लांट बायोकेमिस्ट्री। सो दिस ऑल constitutes the paper number first either as in general agriculture agronomy economics or either as in ecology and its relevance, cropping patterns, cropping production, farming systems, weed management like genetics and plant breeding like seed technology, soil sciences and what agricultural microbiology. So this all comes under this agriculture as a paper number 1 प्रश्न पत्र प्रथम में ये सब सम्मिलित होता है, सन्निहित होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर नंबर 2 में क्या होता है? पेपर नंबर 2 में क्या होता है? पेपर नंबर 2 में होता है फार्म मैनेजमेंट, मतलब फार्म मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। इसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आती है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है, भाई कॉस्ट कितना लगेगा, फार्म मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, फार्मिंग करेंगे मतलब कहने का मतलब अगर खेती करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, क्या लागत लगेगी, और उस पैसे से जो चीज फसल बेच के और चीजें करके कितना रिटर्न होगा, और रिटर्न में जो है गवर्नमेंट स्टेक कितना होगा एमएसपी के रूप में, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में कितना किसान को होगा। तो ये सब फार्म मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं हिस्सा है। और फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, और फार्म की जो प्लानिंग है, फार्मिंग की जो प्लानिंग है, नियोजन है और बजटिंग है, मतलब उसका जो आवंटन है, जो धनीय आवंटन है, वित्तीय आवंटन है, उसे क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग फार्म मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब ये है फार्म का जो भी प्रबंधन है उसको फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज सपोज टू बी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। अब किस तरीके से एग्रीकल्चर मतलब जो होता है कृषि कार्य, और एक्सटेंशन मतलब होता है उनको बढ़ावा देना, यानी बढ़ाना या फिर और एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कैसा एडवांसमेंट होगा, दैट कम्स अंडर मार्केटिंग चैनल। वो एडवांसमेंट कैसे होगा, मार्केटिंग से होगा। अब ई नैम जैसी चीजें जो हैं भाई, ई नैम क्या इलेक्ट्रॉनिक जो मंडी है, और वैसे भी आजकल तो सीधा उठा करके एकदम डिजिटल मोड से कहीं 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 ऐसे लगा देते हैं, तो कहीं पर कहीं बात कर लेते हैं, कहीं पर अपने प्रोडक्शन को पहले बोल लेते हैं यहाँ इतना चाहिए वहां उतना चाहिए, अब फोन के माध्यम से इस तरीके से रहता है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो है वो मार्केटिंग यानी विपणन, हिंदी में इसको विपणन कहते हैं। विपणन के माध्यम से एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य को बूस्ट करना, प्रमोट करना और उत्साहित उसका जो है उत्सर्जन करना और आगे बढ़ाना, एडवांस करना। सो दैट इज थ्रू मार्केटिंग चैनल्स। और वो मार्केटिंग चैनल माउथ टू माउथ भी हो सकते हैं, फेस टू फेस भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकते हैं। और प्राइस पॉलिसी, अब प्राइस पॉलिसी इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। प्राइस पॉलिसी क्या है भाई, प्राइस पॉलिसी मतलब ये है कि शुल्क का निर्धारण, शुल्क के निर्धारण के लिए जो उसकी प्राइस पॉलिसी बनती है कि कौन सी एग्रीकल्चरल गुड कितने रुपए में बिकेगी। अब जो बहुत ज्यादा महंगी होगी वो भी नहीं बिकेगी, बहुत सस्ती होगी तो उसकी लागत ही नहीं निकलेगी, तो क्या रिटर्न में प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए इस चीज के लिए प्राइस पॉलिसी का होना बहुत आवश्यक होता है। और ये एग्रीकल्चर दैट कम्स अंडर द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसे बोलते हैं कृषि विपणन। ठीक है, कृषि कार्य या कृषि कार्यों का जो कृषि संबंधी जो विपणन है, दैट इज सपोज टू बी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर भी इसके अंदर आता है। अब WTO क्या होता है, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। विश्व में सारा का सारा व्यापार जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है। और इंडियन एग्रीकल्चर मतलब ये होता है कृषि जो, एंड इंडियन एग्रीकल्चर मतलब ये होता है कि इंडियन एग्रीकल्चर मतलब जो भारतीय कृषि होती है उसमें WTO का क्या रोल है,
अरे भाई अगर मान लीजिए कोई कहीं देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, कोई चीज धान गई, राइस आई, चावल आया, गेहूं गया, कुछ और गया, कोई मेज आ गया, मकई आ गई, मक्का आ गया, और कुछ भी एनीथिंग, गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, और इस तरीके के गुड्स हो गए, जैगरी हो गई उससे बने हुए। सो दिस ऑल थिंग्स, सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ये हिस्सा है। अब एक चीज और है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आएगा, ये सारा का सारा जो अभी हमने पढ़ा। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में क्या आएगा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में एक्सटेंशन एजुकेशन थ्रू मार्केटिंग भी आएगा, और वैसे भी, और रूरल डेवलपमेंट भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में ही आता है। मतलब रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्राम्य विकास। एक दो तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं, वन इज कॉल्ड ग्राम्य विकास और एक होता है ग्राम्य निर्माण। एक निर्माण पे फोकस करता है, एक विकास पे फोकस करता है, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों का कार्य हालांकि कई जगह पर कोऑर्डिनेटेड होता है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्राम्य विकास, और वो आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के अंदर। और वन मोर थिंग इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हस्तांतरण होता है, ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में आ जाता है। अब एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, पहले हल से जोतते थे खेत, हल से जो, अब तो ट्रैक्टर से जोतते हैं, अब वो छोटे छोटे वाले ट्रैक्टर भी आ गए, अब तो क्या क्या आ गया। तो इस तरीके की चीजें जो पहले हार्वेस्टिंग कैसे होती थी, हाथ से कटाई होती थी, अब पहले जो गंडासा है आंसे है उससे काटते थे, है ना, काटने वाला जो यंत्र उससे काटते थे। लेकिन अब आजकल क्या, जो मशीनें हैं, मशीनों में चढ़ करके बस अपने आप ही ऑटोमेटिकली कटर करके एक साइड पे भूसा यानी फॉडर फेंक देता और एक साइड पे ग्रेन्स। तो इस तरीके की चीजें। सो दिस वन एग्रीकल्चरल फाइनेंस मतलब क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब एग्रीकल्चरल फाइनेंस क्या है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस मतलब ये होता है जो कृषि कार्य में जो भी वित्त शामिल है वो क्या होगा, वो कहां से आएगा, वो या तो उधार से आएगा, क्रेडिट लेंगे भाई, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन देंगे, और नाबार्ड, इसके लिए एक बॉडी होती है नाबार्ड होती है, और नाबार्ड एक जो है बॉडी है, और नाबार्ड जो है वो लोन देता है कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, जो है इस तरीके के अपने प्रोजेक्ट्स देते हैं, लोन देते हैं, और इस तरीके से रहता है। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकिंग, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से भी ये बढ़ता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब सहकारी समितियों के माध्यम से क्या होता है, एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो किसान है उसको सस्ते दर पर 1%, 2%, कई बार निःशुल्क, और जो है रिटर्न पे क्या मिलता है, लोन मिलता है, और वो अपने जो है मत्स्य पालन, अन्य पालन, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वर्क होता है वो विकास खंडों में पौधे बढ़ते हैं, अन्य चीज बहुत सारी चीजें आती रहती है विकास खंड में, तो इस तरीके से वहां से उठा लाते हैं, ब्लॉक से, है ना, ब्लॉक वगैरह जगहों से उठा लाते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फाइनेंस को बढ़ावा देती है। एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इसमें आता है, और वीड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट, इसमें वाटर मैनेजमेंट का आना बहुत होता है। एग्रोनॉमी इसमें जो है वाटर मैनेजमेंट, अब वाटर मैनेजमेंट करना, भाई पानी नहीं होगा तो पौधे बढ़ेंगे कैसे, सो लाइक दिस वे ओनली वाटर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है, फार्म मशीनरी क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये सब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आता है। और मतलब कृषि कार्यों से संबंधित जितनी भी अभियांत्रिकी है वो सारे का सारा किसके अंदर आती है, वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। और प्लांट प्रोडक्शन, अब देखिए जब प्लांट बो दिया, पौधा बो दिया, तो क्या उसकी सुरक्षा करना आवश्यक है, तो इसीलिए प्लांट प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर क्या आता है, एंटोमोली आता है, एंड प्लांट पैथोलॉजी मतलब उसको जानना, छानना, चीजें देखना, कोई डिजीज तो नहीं लग रहा, कोई उसमें काला हस्ट तो नहीं लग रहा, रस्ट तो नहीं लग रहा, कोई जम तो नहीं लग रहा, कोई और उसमें कोई और ऐसी खरपतवार वीट की वजह से और कोई बीमारी तो नहीं लग गई प्लांट, और कोई बीमारी रोगाणु तो नहीं हो गया पौधा, इस तरीके से देखना जरूरी था। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड आईपीएम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि कोई पेस्टिसाइड, पेस्ट तो नहीं लग गया इसमें, कोई कीड़ा वगैरह, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके, हर्बिसाइड्स वगैरह यूज करके इसे दूर करते हैं। प्लांट प्रोडक्शन, नाउ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, अब एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग भी है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, कैसे जानवरों को पाला जाता है, जानवरों से किसी से अंडे निकलते हैं, कई बार मीट भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, बहुत से डेयरी प्रोडक्ट भी लेते हैं, दही वगैरह, मट्ठा वगैरह बनता है, तो इस तरीके से छाछ वगैरह बनती है, तो ये सब चीजें एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से आता है।
dairy management and poultry and fisheries. Poultries और fisheries is also a part of this animal husbandry and what dairy. अब next होता है horticulture. Horticulture होता है fruit crops. फ्रूट क्रॉप्स क्या होते हैं? अब जैसे फ्रूट क्रॉप्स होता है, फलों के क्रॉप्स क्या होते हैं? फलों से जो भी क्रॉप्स होते हैं दैट इज फ्रूट क्रॉप्स. एंड वेजिटेबल क्रॉप्स. वेजिटेबल क्रॉप्स क्या होते हैं? एंड नाउ फ्लोरिकल्चर, किस तरीके से अब फूल भी बोते हैं. फूलोद्यान और फलोद्यान दोनों होता है. फलोद्यान भी होते हैं, फूलोद्यान भी होते हैं. वाटिकाएं होती हैं अलग अलग, और वाटिकाओं में जो है प्रमोट करते हैं इन चीजों को. तो इस तरीके से हॉर्टिकल्चर का विषय है सारा. और सारा का सारा प्लांटेशन क्रॉप्स, और किस तरीके से प्लांटेशन मतलब पौधारोपण किया जाता है और फिर वो किसी क्रॉप में बदलता है. क्रॉप तब कहलाता है, कोई भी प्लांटेशन क्रॉप में तब बदलता है जब वो नगद में कन्वर्ट हो जाए, जब उसमें रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो उसे क्रॉप कहते हैं. उसे ही तब कृषि को जो है, यस, कृषि कार्य जो होते हैं, जब फार्मिंग प्रैक्टिसेस नगद में मतलब पैसा उत्सर्जन करने में बदल जाए तो उसे बोलते हैं क्रॉपिंग. और इस तरीके के पैटर्न और मैनेजमेंट को क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट कहते हैं. तो इस तरीके से एंटायर करिकुला, दिस काइंड ऑफ पेपर नंबर आइदर फर्स्ट और सेकंड, दैट कम्स अंडर दिस एग्रीकल्चर. एंड एग्रीकल्चर इज अ व्हाट ऑप्शनल सब्जेक्ट which we are going to study. There are some of the important points also which we need to address in the near future, which is called, let us suppose, green revolution. हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को देखा था, निकाले थे और उससे ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन लाने के लिए ऐसे लाए थे. एमएस स्वामीनाथन जी का क्या योगदान है? नॉर्मन बोरलॉग कौन है? तो इस तरीके से डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन लाए थे डेयरी के केस में. और ऐसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रीशियस फार्मिंग. और फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा. और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही तो पेट भरेगा, क्योंकि जब खाना तो तभी खाएंगे जब खाना होगा, और खाना तब होगा जब फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए देयर आर सम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स. कुछ सरकारी जो है योजनाएं. क्या क्या सरकारी योजना है? अब जैसे कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना भी होती है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, और बहुत सारी योजनाएं. पीएम किसान योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है. और इस तरीके से फूड सिक्योरिटी मिशन, और ऐसा फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट 2013 में लाया गया था वो है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, बहुत सारी. तो इस तरीके से जो प्रमोट करने के लिए है. और इस तरीके से अगर जैसे मान लीजिए अगर इसमें कोई देखें, जैसे आप आज का एक टॉपिक बस ले लेते हैं, इन सब चीजों को करने के साथ साथ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आज पढ़ें. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स. अब जो कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजर हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उनका थोड़ा बचते हैं, उन्हें यूज नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसे जैविक खेती कहते हैं. और पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, और ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms. It relies on organic manure. जो जैविक खाद होती है, जो गोबर वगैरह और इससे जो भी रेसिड्यूज से बनी हुई होती है, जो भी चीजें रेसिड्यूज पड़े होते हैं उनको सड़ा करके और उनको फ्रेगमेंट करके जो बनती है, ऐसे में क्रॉप रोटेशन से. और जो चक्रण होता है किसका? क्रॉप का और इस फसल का. और जो फसल का जो होता है चक्रण होता है, ऐसा करके फसल चक्रीयकरण करके. और इस तरीके से बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड व्हाट इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होते हैं? मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ. अब बारी बारी से क्रॉप को इसलिए अलग अलग लगाया जाता है ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता है, उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, इसकी मिट्टी की मृदा की बनी रह जाए. और उसके साथ साथ हेल्थ जो है, स्वास्थ्य भी तो केंद्रित हो, सुरक्षित हो. इसके साथ साथ प्रोड्यूस केमिकल फ्री फूड. अब जो भी प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? केमिकल फ्री फूड होगा, मतलब रसायन नहीं होगा, रसायन से मुक्त फूड होगा. किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में. प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल क्वालिटी, और एनवायरमेंटल क्वालिटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे. इनहेंस बायोडाइवर्सिटी, और इनहेंस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को. और प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं. सो इस तरीके से these are the objectives. So what are the principles of organic farming? Health, ecological fairness, care. What are the components? Farmyard manure, compost and green manuring, biofertilizers, crop rotation, mulching and biological pest control. What are the advantage? Improve soil structure, reduces environmental pollution, enhances biodiversity and produces healthier food products.
और व्हाट आर द लिमिटेशन, लोअर इनिशियल यील्ड्स, हायर लेबर रिक्वायरमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस कॉस्टली। अब इस तरीके से, जिस तरीके से जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए कृषि क्या होता है, पिछले कुछ समय से एक बहुत चिंता का विषय, क्या है चिंता का विषय, पिछले कई समय से जो है किसान जो है, पिछले 1-1.5 दशक से किसान बहुत आत्महत्या कर रहा है, जो कि आपस में बहुत चर्चा का विषय है, चिंता का विषय। हालांकि इतनी सारी जो स्कीम है, योजनाएं हैं, हालांकि ये सब फायदा देने के लिए तो हैं, होती हैं। कई बार इन योजनाओं का को इलेक्शन के दौरान, है ना, इलेक्शन के दौरान इलेक्शन के रूप में एज एन वेपन भी यूज कर लिया जाता है। जैसे कई बार पीएम किसान निधि की 6,000 की किस्त ठीक इलेक्शन टाइम पे ही जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन चीजों का कोऑर्डिनेशन है अन्य सब्जेक्ट्स विषयों के साथ। हालांकि फिर भी स्ट्रिक्ट अप टू दिस एग्रीकल्चर, जैसे अगर देखा जाए कि जो क्या होता है, आत्महत्याएं होती है किसके, किसानों के। तो आत्महत्याएं तो क्या है कि बहुत चर्चा का विषय है। आत्महत्या जब किसी के घर में कोई मरता है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत उसके काफी दूरगामी जो है नुकसान होता है उस परिवार को। तो इसीलिए फार्म्स की जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता को उगा रहा है, अगर उसके जीवन में अगर कोई भी क्षति होती है तो कहीं ना कहीं वो चिंता करता है। पिछले कुछ समय से इन चीजों में होने वाले एजिटेशन और इन चीजों में होने वाली जो भी जागरूकताएं हैं, और बहुत इंडिया में जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी लेके होते हैं। कहीं ना कहीं वो हित सुनिश्चित करते हैं इनका एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की ओर और बढ़ावा देने का। क्योंकि जिस समय आजादी थी उस समय मेजोरिटी ऑफ द जो कंसंट्रेशन थी ऑफ पॉपुलेशन, वो किस पे डिपेंड थी, वो एग्रीकल्चर, कृषि आधारित समाज था पहले भारत का आजादी में। फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में सीधा जंप कर गया। तो कहने का मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है, ये प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ विषय है एग्रीकल्चर। इसीलिए एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पूरे एंटायर इकोनॉमी में लेट अस सपोज 18%, कुछ परसेंट, 20%, एक सीमित परसेंट तक है। लेकिन सबसे कम एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होने के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी पे बेस्ड है तो वो सेक्टर है एग्रीकल्चर। इसीलिए एग्रीकल्चर को बूस्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए पिछले कुछ समय से होने वाली किसानों की आत्महत्याएं अपने आप में चिंता का विषय है, और इट नीड्स टू बी reformed, it needs to deform, it needs to address with what some of the very changes from time to time to give the MSPs, minimum support price of whatever the concern, जिसमें बहुत फायदा किसानों का हो, जिससे कि वो प्रेरित हो। क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो तभी जो है उद्यम ज्यादा करेगी, तब जाकर के जब जाकर के जो है उन्हें उस पर रिटर्न भी मिलने की उम्मीद होगी, तभी जाकर के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो संरचना है, जो आधारशिला है, वो सिद्ध होगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वी आर डिस्कस्ड about this optional subject, either in paper number first we talk about the general agriculture, agronomy and economics, ecology and its relevance, cropping patterns, cropping production, farming system, weed management, and likewise soil sciences, agriculture, microbiology, genetics and plant breeding, and let us suppose seed technology. However, in the second paper, in the Prashna Patra Dutiya, we just discuss about the farm management, agricultural extension, agricultural marketing, agricultural finance, agronomy, agricultural engineering, plant production, animal husbandry and dairying, and horticulture. And as well, we also know about this agriculture, that this is an optional subject in case of civil services examination, either in case of UPSC or state public service commissions. And the discussion, I am पुष्पेंद्र सिंह खड़ायत here, और मैं पुष्पेंद्र सिंह खड़ायत यहाँ पे एग्रीकल्चरल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और लर्निंग एजुकेयर सेंटर के माध्यम से, लर्निंग एजुकेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी जो हमने जाना, जो जान ली सभी ने, और वो क्या है एग्रीकल्चर। हाउएवर दीज थिंग्स आर सभी की जानकारी में तो होती हैं, लेकिन फिर भी इज ऑफ क्विक रिवीजन फ्रॉम ऑल द टाइम्स, ताकि इन तरीके की चीजों में एक्टिवनेस, सहजता और जागरूकता बनी रहे। हाउएवर जो और आने वाले समय में हालांकि जो है इस सब्जेक्ट में चीजों को खूब इलैबोरेट करते हुए चलेंगे, केस स्टडीज के हिसाब से पढ़ेंगे, और केस स्टडीज के हिसाब से जो फील्ड जहां पर जो पॉइंट ऑफ स्टडी है, उस पॉइंट ऑफ स्टडी को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और फिर उन चीजों से थ्योरी को पढ़ेंगे और आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर लेंगे।